हेलो एवरीवन। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का कंस्ट्रक्शंस फोरम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं वेल फाउंडेशन के ऊपर। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये दिखाना चाहता हूं कि मेगा रिवर ब्रिजेस में गंगा जैसे डीप वाटर के अंदर कैसे फाउंडेशन हम फाउंडेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन क्या है। एक इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में फाउंडेशन किसे कहते हैं। फाउंडेशन वो एलिमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर का जो हमारे सारे लोड को इंक्लूडिंग डेड वेट एंड सेल्फ वेट एंड सिस्मिक वेट, विंड लोड, लाइव लोड दैट इज ट्रेन और ट्रैफिक लोड को हम सेफली ग्राउंड पे ट्रांसफर जिस एलिमेंट के थ्रू करते हैं उसको फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन दो तरह के हो सकते हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमारा ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड से 2-4 मीटर नीचे तक हमें हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है अपने फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए। कोई रॉकी स्ट्राटा मिल जाए या सफिशिएंटली हार्ड लेयर मिल जाए विदाउट कवरिंग बिलो इट, तो ऐसी जगह पे हम शैलो फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता। उन नदियों में जहां हार्ड स्ट्राटा हमें ऊपर के लेयर पे नहीं मिलता या हाई वेलोसिटी वाटर के दौरान काफी डीप स्कवर होने के चांसेस होते हैं, ऐसी स्थिति में हम शैलो फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि यदि शैलो फाउंडेशन इस्तेमाल करते भी हैं तो ड्यूरिंग फ्लड जब स्कवरिंग होगी तो उसके नीचे से हमारा बेस सॉइल वॉश आउट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि अपने स्ट्रक्चर के लोड को नीचे के लेयर पे ट्रांसफर करने के लिए डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। डीप फाउंडेशन अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन का पर्पस क्या है। फाउंडेशन का पर्पस जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्ट्रक्चर के वेट को ट्रांसफर सेफली करने के लिए ग्राउंड में और स्ट्रक्चर को फ्लड या विंड वेलोसिटी से रोकने के लिए उसको एंकर करने के इरादे से हम ग्राउंड में एंकर करने के इरादे से भी फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। और हमें एक सरफेस मिल जाता है ऊपर के वर्क स्ट्रक्चर को, सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर के वर्क को आगे को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इसका पर्पस है कि जब कोई अर्थक्वेक, विंड वेलोसिटी या ड्यू टू ट्रैफिक मूवमेंट या ब्रेकिंग लोड जो लैटरल मूवमेंट होता है उस लैटरल मूवमेंट को रोकने के लिए भी हम फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपलेस्ट फाउंडेशन क्या है? आज तो हमारी इंजीनियरिंग काफी डेवलप हो गई, लेकिन हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो फाउंडेशन की शुरुआत हुई कहाँ से? सबसे पहले हम जब पुराने समय में किसी भी वुडन स्ट्रक्चर, चाहे वो घर हो या स्टोरेज हो, उसको ग्राउंड से एलिवेट करके रखने के लिए ताकि हम उसको टीके या वेदरिंग इफेक्ट से बचा सकें और उसके बॉटम को वेंटिलेटेड, एयरेटेड रख सकें, इसके लिए हम एक स्टोन यूज करते थे जिसे हम पैड स्टोन्स कहते हैं आज के डेट में। तो पहले हम ये हमारा जो पैड स्टोन है अपने समय का सबसे सिंपलेस्ट फाउंडेशन है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। इसी में से कुछ एक स्पेशल टाइप का पैड स्टोन होता है जिसे हम स्ट्रेटल स्टोन कहते हैं, जो इस तरह का होता है, इस तरह का देखा जाता है। ये पुराने किसी जमाने में इस्तेमाल होता था, खुदाई में इस तरह के फाउंडेशंस हमें मिले हैं। अब डीप फाउंडेशन की बात करें तो डीप फाउंडेशन जैसा कि मैंने पहले बताया कि टॉप को स्ट्राटा हमारा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, तो नीचे के लेयर में जब हम लोड को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस स्थिति में डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली डीप फाउंडेशन दो तरह का होता है जो कि हम ब्रिजेस में इस्तेमाल करते हैं, या तो वो पाइप फाउंडेशन होगा या फिर वेल फाउंडेशन होगा। वेल या कैसन फाउंडेशन कह लें, उसके दोनों नाम है, पाइप फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन भी कहते हैं और कैसन भी। अब
वेल फाउंडेशन क्या है? वेल फाउंडेशन या कैसन फाउंडेशन एक बहुत ही हेवी स्ट्रक्चर है, काफी ग्रेविटी और स्टेबल स्ट्रक्चर है, और ये काफी वर्षों से, पुराने जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है। रोमन और मुगल जमाने से ये इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन जो हमारे रिटन रिकॉर्ड में अभी तक मिला है, सबसे पुराना स्ट्रक्चर जिसमें वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया है वो है हमारा ताजमहल। ताजमहल में भी वेल फाउंडेशन इस्तेमाल हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पहले भी वेल फाउंडेशन इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन अभी तक कहीं रिकॉर्ड में ये मिला नहीं। वेल फाउंडेशन के कुछ एडवांटेज हैं पाइल फाउंडेशन के अगेंस्ट। आखिर ये सोचने वाली बात है कि आज के ज़माने में पाइल फाउंडेशन करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मशीनरीज अवेलेबल है। हम काफ़ी स्पीडली, काफ़ी तेज़ी से पाइल फाउंडेशन वेल के तुलना में हम कर सकते हैं और काफ़ी एक्यूरेटली कर सकते हैं। फिर भी क्या वजह है कि कई बार हम वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, पुराने कन्वेंशनल वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं, जैसे गंगा जैसे रिवर में, गंगा जैसे नदियों में जहाँ पे वेल डिस्कवर डेप्थ ज़्यादा है, वैसे केस में हम जनरली वेल फाउंडेशन प्रेफर करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम अपने वाटर वेलोसिटी को, रिवर के वाटर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करके, तो इस फ्लो के रुकावट से सामने एक इडिस फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमारे रिवर बेड का सॉइल वॉश आउट होकर के फ्लो कर जाता है। इसे हम एस्कवर करते हैं, एस्कवर होल करते हैं, और ये होल डिपेंड करता है आपके दो चीजों पे, एक तो वाटर वेलोसिटी और silt factor of the river bed material, and silt factor depends on your grain size of the soil. जितना कम silt factor होगा उतनी अधिक स्कवरिंग होगी। तो silt factor और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डेप्थ ऑफ स्कवर क्या होगा। जब हम गंगा के लोअर बेसिन साइड में आते हैं, यानी लखनऊ ऑनवर्ड्स, लखनऊ से डाउन स्ट्रीम साइड टुवर्ड्स बिहार और बंगाल की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो इधर इस जोन में हमारा रिवर बेड का जो सैंड है वो वेदर्ड होते होते काफी फाइन ग्रेन हो जाता है, जो कि सिल्ट या फाइन सैंड के साइज में आता है, और इस तरह के मटेरियल में स्कवरिंग काफी अधिक होती है। एक तो गंगा का वेलोसिटी फ्लड के टाइम बहुत अधिक होता है, और ऊपर से सिल्ट फैक्टर इतना कम है, जिसकी वजह से इसकी स्कवरिंग डेप्थ 25 से 30 मीटर तक होती है। ऐसे केस में अब ये सोचने वाली बात है कि जब 25 से 30 मीटर फ्लड के दौरान जब आपका ये पाइल एक्सपोज हो जाएगा, कहने का मतलब कोई भी लैटरल अर्थ सपोर्ट नहीं होगा, तो उस स्थिति में आपके पाइल में बकलिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन ये वेल में हमें इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वेल का डाया अधिक होता है, लैटरल स्टेबिलिटी अधिक होती है, काफ़ी ग्रेविटी टाइप हेवी स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम बकलिंग से बच जाते हैं। और इस तरह के फाउंडेशन ऐसी स्थिति में, ऐसे रिवर्स में काफ़ी स्टेबल होता है, यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज भी हम वेल फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं इस तरह की नदियों में। वेल फाउंडेशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं: ओपन कैशन, बॉक्स कैशन और न्यूमेटिक कैशन। न्यूमेटिक कैशन, ये जो न्यूमेटिक कैशन है ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर लेबर काम जो करते हैं वो उनको हेल्थ हैजर्ड का प्रॉब्लम होता है और काफ़ी ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में ये ऑलमोस्ट आउटडेटेड है और इवन बैन भी कर दिया गया है हेल्थ को देखते हुए। बॉक्स कैशन लो वाटर डेप्थ में यूज होता है। हम गंगा जैसे रिवर में इस तरह के बॉक्स कैशन इस्तेमाल नहीं करते। अब जो मोस्ट कॉमन वेल फाउंडेशन है वो है ओपन कैशन। आज के डेट में रिवर में, गंगा जैसे रिवर में हम इसी को यूज करते हैं, जहां पर डेप्थ आपका फाउंडेशन का 40 से 50-60 मीटर। ऐसे केस में वेल फाउंडेशन ओपन कैशन इज ऑलवेज बेटर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ओपन कैशन पे है, हम इसी पर कंसंट्रेट करेंगे। आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ओपन कैशन बेसिकली क्या है? ओपन कैशन में
क्यों इसे ओपन कसिंग कहते हैं? क्यों ऊपर तो ये ओपन होता ही है, नीचे इसके बॉटम में भी ओपन। ये ओपन केसन या वेल फाउंडेशन, ये टिपिकल, एक्चुअली इसका नाम वेल फाउंडेशन क्यों पड़ा? क्योंकि जो पुराने ज़माने में, इवन आज भी, जो पानी के लिए हम कुएं का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वेल, जिस वेल का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सेम उसी टेक्नोलॉजी पे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया जाता है या सिंक किया जाता है या फाउंडेशन रिवर के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन की जाते हैं। इसीलिए इस उसी वेल के बेस पे इसका नाम वेल फाउंडेशन पड़ा है, इसलिए हम इसे वेल फाउंडेशन कहते हैं। ये इसका शेप 2-3 तरह का हो सकता है। इट कैन बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या ओब्लॉन्ग भी हो सकता है, जिसे हम डबल टी कहते हैं। इसका जनरली इसके 2 मेथड हैं सिंक करने के। कन्वेंशनल जब वेल होता है उसको काफ़ी हेवी हम इंटेंसली बनाते हैं सो दैट कि इसका वजन अधिक हो, सिंकिंग में आसानी हो। आगे वैसे मैं बताऊंगा इसके बारे में, सेल्फ वेट क्यों इंक्रीज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेल फाउंडेशन, बेसिकली वेल फाउंडेशन के 7 कंपोनेंट होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें हो गया कटिंग एज, वेल कर्व, स्टेनिंग, बॉटम प्लग, सैंड फिलिंग करते हैं, फिर इसमें टॉप प्लग एंड वेल कर्व। ये 7 मुख्य रूप से इसके कंपोनेंट होते हैं वेल के। कटिंग एज यहाँ पे होता है सबसे नीचे, जो हेल्प करता है नीचे के ग्राउंड को कट करने में और कट करके पेनिट्रेट करता है करने में वेल को सहायता करता है। इसके ऊपर ये कर्व हो गया, जो वाइट पैच देख रहे हैं, दिस इज कर्व। ये स्लैंटेड होता है, इसका मतलब जो कटिंग एज के ही एंगल में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसकी हाइट होती है करीब 2 से लेके 3-3.5 मीटर तक की हाइट होती है, डिपेंड ऑन रोड स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा हेवी वर्क होगा, जितना ज़्यादा हेवी फाउंडेशन होगा, उतना ज़्यादा इसका डेप्थ होगा, उतना ही अधिक इसका कर्व का डेप्थ होता है। जैसे हमारे केस में जो हमारा ब्रिज है गंगा के ऊपर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसका डेप्थ है 2.9 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर डेप्थ है इस पूरे वेल का। तो चलिए एक एक करके अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस सारे कंपोनेंट को। सबसे पहले लेते हैं कटिंग एज। अब कटिंग एज क्या है? जैसा कि मैंने बताया, सबसे लोवेस्ट पार्ट है कटिंग एज वेल फाउंडेशन का। ये हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में वेल को ड्यूरिंग सिंकिंग। ये कटिंग एज आपको एंगल का भी हो सकता है, एंगल या जनरली यदि बड़ा है, लोड ज़्यादा है, डेप्थ अधिक है, तो उस केस में फिर कटिंग एज को हम फैब्रिकेट करते हैं प्लेट से भी। फैब्रिकेशन ऑफ कटिंग एज अब देखें, जैसे हमारे प्रोजेक्ट में एंगल से काम नहीं चल सकता था क्योंकि वेल का साइज बड़ा था, वेल के ऊपर आने वाले टोटल ओवरऑल वेट काफ़ी अधिक थे, जिसकी वजह से हम लोगों को कटिंग एज को 10 mm प्लेट से फैब्रिकेट करना पड़ा। प्लेसमेंट ऑफ कटिंग एज, अब देखिए कटिंग एज को प्लेस कैसे करते हैं। कटिंग एज को प्लेस करने से पहले हम अपने ग्राउंड को, जहां हमें वेल फाउंडेशन रखना है, उस लोकेशन पे ग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं, ग्राउंड को लेवल करते हैं, उसको रोल करके स्टेबल एंड स्टीप बनाते हैं, जिस वजह से हमारे फर्स्ट लिफ्ट ऑफ वेल यानी वेल कर्व का वजन वो सह सके विदाउट एनी सेटलमेंट। और वेल को परफेक्टली, वेल की कटिंग एज को परफेक्टली लेवल रखने के लिए फिर हम उसके ऊपर ये वुडन स्लीपर्स डालते हैं। ये वुडन स्लीपर्स का टॉप लेवल परफेक्टली सेम लेवल पे होना चाहिए, सो दैट कटिंग एज जरा भी ऊपर नीचे ना हो। अदरवाइज फिर आपको कटिंग एज में टॉर्सन आएगा और वो टॉर्सन आपको रिफ्लेक्ट करेगा कर्व में भी, रेनफोर्समेंट में भी, जो कि फिर आपके पूरे वेल को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो इस तरीके से वुडन स्लीपर को लेवल करके फिर हम इसके ऊपर कटिंग एज को प्लेस करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब कटिंग एज हम लोग रखना शुरू कर दिए। ये बेसिकली डबल डी ओब्लॉन्ग शेप में डबल डी टाइप वेल है, जिसमें ये स्ट्रेट पोर्शन में अभी रखा जा रहा है कटिंग एज। उसके बाद फिर इस सेमी सर्कुलर पोर्शन में, फिर स्ट्रेट, फिर इधर सेमी सर्कुलर पोर्शन में रखा जाएगा। ये देखिए, ये सर्कुलर पोर्शन में आ गया, सर्कुलर पोर्शन में कटिंग एज। ये देखिए क्लोजअप कटिंग एज का, दिखता कैसा है कटिंग एज।
कटिंग एज में आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्टिकल फेस होता है और एक स्लैंटेड होता है। वर्टिकल फेस ये आपका आउटर फेस है जो वेल के आउटर पेरिफेरी को फॉलो करता है, इसी के ऊपर कास्टिंग होती चला जाती है वेल की। और ये जो स्लैंटेड शेप आपको दिख रहा है, ये स्लैंटेड शेप इसी एंगल पे, इसी डायरेक्शन में इसको मैच करता है, इसी से फ्लश करके हमारा वेल कर्व इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। आगे कुछ फोटोग्राफ्स में और दिखाऊंगा आपको, जब वेल कर्व में जाएंगे तो ये ज्यादा प्रॉपरली और अच्छे से समझ में आएगी बात। ये देखिए ऑलमोस्ट कटिंग एज पूरा प्लेस हो गया हमारा स्लीपर के ऊपर। ये दूसरा व्यू, ये देखिए। अब यहाँ से आपको इस पिक्चर में कंप्लीट व्यू देख सकते हैं कटिंग एज का, जो स्लीपर्स के ऊपर रखे गए हैं। ये स्ट्रेट पोर्शन, ये स्ट्रेट पोर्शन, ये सेमी सर्कुलर। इस वेल का साइज है करीब 18.5 मीटर इन दिस डायरेक्शन एंड 9.5 मीटर इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसका डायमीटर है 9.5 मीटर। अब आगे चलते हैं, कटिंग एज तो हो गया, अब वेल कर्व पे चलते हैं। वेल कर्व कौन सा पोर्शन है? दिस इज वेल कर्व। ये नीचे छोटा कटिंग एज होता है जो आपने देखा अभी फोटोग्राफ्स में, और इसके ऊपर ये स्लैंटेड वेल कर्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइड के फोटोग्राफ देखेंगे तो इससे क्लियर होगा कि वेल कर्व होता कैसा है। तो बेसिकली वेल कर्व का फंक्शन क्या है? बेसिकली वेल कर्व जो है, वेल कर्व के ऊपर आपका कंप्लीट वेल का जो 50-60 मीटर जो भी आपको हाइट ऑफ वेल है, उस पूरे वेल का वेट आपको वेल कर्व के ऊपर है। और जब हम सिंक करते हैं तो वो सिंकिंग थ्रस्ट विथ हुप स्ट्रेस, हेवी हुप स्ट्रेस क्रिएट होता है वेल कर्व में, जिसकी वजह से हम काफी वेल कर्व को हाई स्ट्रेंथ का विथ हेवी रेनफोर्समेंट बनाना पड़ता है। आगे के फोटोग्राफ्स हम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो वेल कर्व की इनर शटर्स को फिक्स किए जा रहे हैं इसमें स्लैंटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कटिंग एज का जो इनर फेस होता है वो स्लैंटेड फेस होता है। उसी स्लैंटेड फेस को फ्लश करता हुआ मैच करके हम उसी एंगल पे इनर फेस ऑफ वेल कर्व लगाते हैं। ये देखिए वेल कर्व का इनर शटर है, ये काफी हद तक 50% ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसके साथ आप देखेंगे कुछ रेनफोर्समेंट है जो कटिंग एज में, इसके अंदर से कटिंग एज से वेल्ड होकर बाहर जाता है, जो इसको होल्ड करके रखता है पूरे आपको वेल्ड कर्व सिस्टम को। ये इसलिए इसको वेल्ड करना पड़ता है कि ड्यूरिंग सिंकिंग ये कटिंग एज गलती से डिटैच ना हो जाए आपको वेल्ड कर्व से, ये परमानेंटली उससे अटैच रहे, इसलिए हमें ये वेल्डिंग करनी पड़ती है। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है इनर शटर। अब इनर शटर हो जाने के बाद अब हम रीबार मतलब रेनफोर्समेंट फिक्स करना शुरू करते हैं वेल कर्व का। ये देखिए हेवली डेंस रेनफोर्समेंट, काफी रेनफोर्समेंट होता है, काफी डेंसली रेनफोर्समेंट होता है, क्योंकि जब ये सिंकिंग के दौरान एक तो पूरे वेल का वजन होता है इसके ऊपर, और जब ये सिंक करता है तो ड्रेज होल, यानी इसको ड्रेज होल कहते हैं, ड्रेज होल के अंदर के सॉइल को वो पुश करता है, पुश करता हुआ पंचर करते हुए ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से हेवी रेडियल डायरेक्शन में हुप स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, जिसको रेजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट की, हेवी रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है। देखिए ये कितना हेवी रेनफोर्स्ड है। दिस इज स्लीपर, ये कटिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका वेल कर्व जो कि करीब 3 मीटर हाइट है। अब इसके बाद आउटर शटर लगा देते हैं। वेल का इनर शटर लग गया, रेनफोर्समेंट लग गया। अब आउटर शटर से इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसकी कास्टिंग करेंगे। ये देखिए कास्टिंग के फोटोग्राफ्स हैं। ये वेल का कास्टिंग हो रही है। जब कास्टिंग हो जाता है और हम जब शटर ओपन कर लेते हैं वेल कर्व की, तो उसके ऊपर हम इस तरह का गेज यानी स्केल बनाते हैं। ये स्केल कटिंग एज को 0 कंसीडर करते हुए हम ये इसके डेप्थ ऑफ वेल को मार्क करते चले जाते हैं। इसके 2 फायदे हैं। इससे आपको एक तो ये पता चल जाता है कि आप जो वेल ऑलरेडी अंदर सिंक कर चुका है, हम कितने हाइट तक इसकी सिंकिंग कर चुके हैं, कितना वेल हम कास्ट कर चुके हैं। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा इसका काम है कि इस गेज पे लेवल ले करके हम आपके वेल
ये टिल्ट एंड शिफ्ट को कैलकुलेट कर पाते हैं, ये पता कर पाते हैं कि हमारा वेल बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकली जा रहा है या टिल्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वेल शिफ्ट भी होता है। तो इसलिए ये इस स्केल को, ये जो आप स्केल देख रहे हैं या गेज कह लें इसको हम वेल के 4 फेज में बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली दोनों साइड एंड लैटरली भी दोनों साइड। 4 एजेस पे, वेल के चारों एज पे इस स्केल को बनाया जाता है और जिसकी सहायता से हम वेल का टिल्ट शिफ्ट एंड डेप्थ ऑफ कास्टिंग जान पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आइटम है स्टेनिंग। स्टेनिंग इज नथिंग बट वेल का वाल ऑफ द वेल को ही हम स्टेनिंग कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वॉल ऑफ वेल इज ऑल्सो नोन एज स्टेनिंग। स्टेनिंग पुराने ज़माने में जो वेल फाउंडेशन होते थे वो पानी की वेल या कुएं की तरह आइदर ब्रिक या स्टोन में से बनाए। उस समय नेचुरली हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं था, तो हम कंक्रीट की जगह आइदर ब्रिक या फिर हम स्टोन मशीनरी यूज करते थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास कंक्रीट है, वो भी हाईली स्ट्रेंथ के सीमेंट और कंक्रीट अवेलेबल है, रेनफोर्समेंट अवेलेबल है। तो हमें कोई मतलब नहीं है हम पुराने टेक्नोलॉजी में जाएं। नो डाउट आज के डेट में अब सारे वेल रेनफोर्स्ड कंक्रीट ही होते हैं। थिकनेस ऑफ जो स्टेनिंग होता है वो नॉर्मली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ वेल रखते हैं फॉर द रेलवे ब्रिजेस, और रोड ब्रिजेस में जनरली 1/10 ऑफ डायमीटर रखते हैं। लेकिन ये एक थंब रूल है, ये जानबूझ के इतना अधिक हम क्यों रखते हैं? ये वेल एक्चुअली जो वेल का स्टेनिंग थिकनेस है, आपकी डेड लोड और लाइव लोड या टोटल लोड को रजिस्ट करने के लिए वेल के वाल की थिकनेस की जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक हम इसकी थिकनेस रखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि हमें वेल का सेल्फ वेट बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम इसकी सेल्फ वेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सिंकिंग हमें दिक्कत आएगी। तो सिंकिंग में आसान होने के लिए हम वेल का सेल्फ वेट इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेनिंग थिकनेस हमें अधिक रखना पड़ता है। लेकिन आज के ज़माने में मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आज के ज़माने में अब जैक डाउन मेथड आ गया जिसमें आप वेल थिकनेस को सेव कर सकते हैं। पहले देखते हैं कास्टिंग और एंड सिंकिंग ऑफ स्टेनिंग कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी ग्राउंड के अंदर सिंक हो चुका है वेल कर्व के ऊपर की फर्स्ट स्टेनिंग का रेनफोर्समेंट लग गया, स्टेनिंग की तैयारी चल रही है। ये स्टेनिंग की कास्टिंग भी हो गई। अब उसके बाद इसके ऊपर के लिफ्ट की तैयारी चल रही है। इस फोटोग्राफ में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टेनिंग का रेनफोर्समेंट है। जनरली स्टेनिंग रेनफोर्समेंट जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है वो 25 से 32 mm डायमीटर तक रेनफोर्समेंट इस्तेमाल किए गए हैं। और आप ध्यान से देखिए इसके दो रेनफोर्समेंट के बीच में गैप भी काफ़ी कम है। अब ऐसी स्थिति में इस वर्टिकल रेनफोर्समेंट को स्प्लाइस करके जब हमें ऊपर एक्सटेंड करना हो और इसमें हम उसके लिए लैप स्प्लाइस यदि यूज़ करते हैं तो इन दोनों गैप के बीच शायद ही कोई गैप बचे जिसमें से हम हमारा कंक्रीट की एग्रीगेट पार कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे कपलर यूज़ किया। अब आज के ज़माने में वैसे कोडल प्रोविजन भी है कि 32 और उसके ऊपर के डाया में आपको कपलर ही यूज़ करना है, लैप स्प्लाइसेस आप इस्तेमाल ना करें। इसके 2 बड़े रीज़न हैं। एक तो लैप स्प्लाइसेस में बहुत ज़्यादा स्टील का वेस्टेज होता है, कपलर यूज़ करने से आपका स्टील का सेविंग भी है, और दूसरा आपको स्पेस टेंसली स्पेस रेनफोर्समेंट के बीच में गैप भी मेंटेन रहता है। ये देखिए स्टेनिंग की कास्टिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये जब हम ड्राई या सोरते हैं तो वहाँ पे ड्राई एरिया में तो खैर कंक्रीटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, हमारा ट्रांजिस मिक्सर आता है वहाँ पे, और टीएम के थ्रू या फिर कंक्रीट पंप या फिर कंप्रेसर के थ्रू हम आराम से इसको कास्टिंग कर लेते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन हमारा रिवर डीप वाटर के अंदर है वहाँ कंक्रीट पहुँचाने के जो मेथडोलॉजी हम लोगों ने इस्तेमाल किए उसके लिए हमने क्या किया कि अपने बैचिंग प्लांट से थ्रू ट्रक माउंटेड ट्रांजिट मिक्सचर के ऊपर कंक्रीट लेके आ गए
शोर पे, रिवर के शोर पे। वहां से एक फर्स्ट बूम प्लेसर के थ्रू हमने प्लेस कर दिया कंक्रीट को दूसरे ट्रांजिट मिक्सर में, जो कि बोट माउंटेड है, जो कि बोट के ऊपर माउंट किया गया है। अब इस बोट माउंटेड ट्रांजिट मिक्सर में फिल करने के बाद अब हमारा ये ट्रांजिट मिक्सर, ये टीएम उस कंक्रीट को लेकर के चल पड़ता है अपने टारगेट की तरफ। फिर यहाँ आकर के हम फिर दूसरे बूम प्लेसर को यूज करके अगेन हम अपने फाइनल पोजीशन पे कंक्रीट को प्लेस कर पाते हैं। मैं इसका एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ आपको, इसको आप देखें तो और बड़ा क्लियर होगा। ये सिंकिंग है, वेल फाउंडेशन की सिंकिंग कैसी होती है, वेल की सिंकिंग कैसी होती है। 4 क्रेन इसमें इस्तेमाल किया गया है, 2 ड्रेस होल है, दोनों में 2-2 इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आपका डेप्थ ऑफ वेल जब बढ़ जाए ना, तो स्पीड को बनाए रखने के लिए, सिंकिंग की स्पीड को बनाए रखने के लिए 4 क्रेन की आवश्यकता होती है। यदि आपका डेप्थ ऑफ संक वेल ज़्यादा नहीं है, अभी 2 या 3 फीट या 5 फीट भी कास्ट हुआ है, तो इजिली आप 2 क्रेन से इसकी सिंकिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक सिंकिंग का दूसरा फोटोग्राफ है। यहाँ आप ध्यान देंगे कुछ क्यूब्स, कंक्रीट क्यूब्स, ब्लॉक्स यहाँ रखे गए हैं। ये इसलिए रखे गए हैं कि ये ड्यूरिंग सिंकिंग, ये पिछले लेयर के सिंकिंग के दौरान वेल में टिल्ट देखा गया है, जिसको फिर टिल्ट करेक्शंस के लिए ये कैंटिलेज डाला गया है एसेंट्रिक लोकेशन पे, सो दैट कि अब ड्यूरिंग द सिंकिंग हम उस टिल्ट को करेक्ट कर सकें। अब सिंकिंग ऑफ वेल कैसे करते हैं? सिंकिंग ऑफ वेल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ड्रेज होल होता है उसके अंदर के मिट्टी को बाहर निकालते हैं, ग्रैब करके ग्रैबर से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद वो सेल्फ वेट से खुद ही हमारा वेल है उसको उसमें पेनिट्रेट करता चला जाता है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम पेनिट्रेट करते हैं। ये हो गया। ये देखेंगे आप, यहाँ पर कुछ लोकली आइलैंड बनाया गया क्योंकि डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं था, थोड़ा वाटर चीट किया फ्लड के टाइम पे हम लोगों ने ये आइलैंड बना करके ड्राई में वेल को रेज कर लिया था, लोकेशन को रेज करके फिर यहाँ पर हमने कास्टिंग कर लिया, फिर यहाँ से हम सिंकिंग स्टार्ट करें। ये देखिए, ग्रैब कर रहे हैं, 2 ड्रेज होल हैं, दोनों ड्रेज होल में एक फ्रेम लगा हुआ है। ये कुछ इस तरह जब सफिशिएंटली ग्रैब कर लेते हैं अंदर से मिट्टी को, तो हमारा जो वेल कर्व है खुद ही सेल्फ वेट से फिर पंचर, सॉइल को पंचर करता हुआ अंदर पेनिट्रेट कर देता है। ये देखिए, इस केस से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम वेल की सिंकिंग करते हैं। ये सबसे नीचे कटिंग एज होता है, कटिंग एज के बाद ये जो डार्क ब्राउन कलर का ये हाइट दिख रहा है आपको, दिस इज द वेल कर्व, और वेल कर्व के ऊपर ये पूरे वेल स्टेडिंग का वेट होता है, इसके ऊपर सपोर्टेड होता है। और ये एक लिफ्ट है, ये जो मार्क देख रहे हैं एक लिफ्ट है। एक लिफ्ट हम कास्ट करते हैं, फिर सिंक करते हैं, फिर अगला लिफ्ट कास्ट करते हैं, अगेन सिंक करते हैं, फिर नेक्स्ट ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। और वेल को सिंक करने के लिए ड्रेस होल के अंदर से मटेरियल को ग्रैबर से ग्रैब करके बाहर निकालते हैं, तो नीचे सम्प क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट कर जाता है। मैं एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, एक एनिमेटेड चीज, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे वेल की सिंकिंग है। सबसे पहले ये देखिए, हमने ग्रैबिंग शुरू किया, ग्रैब कर करके नीचे हमने सम्प बना दिया, एक सम्प बना दिया। जब
इस तरह से नीचे की मिट्टी को हम ग्रैब कर लेते हैं, तो सेल्फ वेट से हमारा वेल खुद ही पेनिट्रेट होकर के अंदर पंचर हो जाता है। इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, फिर ऊपर की सेटिंग लगाते हैं, ऊपर का लिफ्ट कास्ट करते हैं, अगेन ग्रैब करते हैं और सिंकिंग करते जाते हैं। इस तरह से जब तक हम फाउंडिंग लेवल पर हमारा कटिंग एज ना पहुंच जाए, हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये स्टेज 1 है, जब हम वेल कर्व की कास्टिंग कर लिए, फिर ग्रैब करके सिंक किया, फिर नेक्स्ट क्लिप को फिट कर लिया, फिर इसको ग्रैब किया। इस तरह से करते करते नीचे बढ़। ये कुछ वर्टिकल चीज़ ये तो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हाइड्रोलिक जैक है। दिस इज द हाइड्रोलिक जैक, क्योंकि हमने इसमें जो दिखा रखे हैं ये एक्चुअली जैक डाउन मेथड को यहाँ यूज किया गया। जैक डाउन मेथड से इसकी सिंकिंग। अब ये जैक डाउन मेथड क्या है, हम क्यों यूज करते हैं जैक डाउन मेथड? दिस इज द जैक डाउन मेथड। एक्चुअली जब हम पुराने टेक्नोलॉजी में जाएं, कन्वेंशनल मेथड में जाएं, तो वेल फाउंडेशन में वेल की स्टेमिंग की थिकनेस इतनी अधिक रखनी पड़ती है सो दैट कि हम वेल का वजन इतना अधिक रखें, इतनी सफिशिएंटली अधिक होनी चाहिए कि वो अपने सेल्फ वेट से पेनिट्रेट करता जाए। इसमें नो डाउट इसके इस तरीके से हम थोड़ा कंक्रीट का वेस्टेज करते हैं, स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल उतना नहीं होता है जितना हो सकता है। बट आज के ज़माने में जब हमारे पास इतना अच्छा हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इसका बेनिफिट उठाते हैं और इसके लिए हम अपने वेल स्टेमिंग की थिकनेस में सेविंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट थोड़ा बचता है। दूसरा, इस जैक डाउन मेथड का एक और फायदा क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर में गटर लगा हुआ है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लगा है, और हर गटर पे 2-2 जैक लगे हैं, मतलब 6 जैक लगे हैं। ये 6 के 6 जैक एक साथ एक पंप से कनेक्टेड होता है, एक ही सिंगल हाइड्रोलिक पंप से कनेक्टेड होता है। क्यों? सो दैट कि सारे जैक पे बराबर का लोड ट्रांसफर हो, और इस तरीके से कंप्लीट होल वेल, कंप्लीट सिस्टम ऑफ वेल यूनिफॉर्मली सिंक करता है आपको ग्राउंड के अंदर, और इससे हम टिल्ट से बच जाते हैं। टिल्ट से बचते हैं, नेचुरली शिफ्ट से भी बचते हैं, क्योंकि जो भी वेल में शिफ्ट होता है वो ड्यू टू टिल्ट ही होता है। जब वेल टिल्ट करेगा तो उसका बॉटम अपनी लोकेशन से शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम टिल्ट का करेक्शन करते हैं तो फिर शिफ्ट ही करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम जैक डाउन मेथड यूज करते हैं तो इसके 2 बेनिफिट है। एक तो वेल इकोनॉमिकल होता है, दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें टिल्ट एंड शिफ्ट से हम बच जाते हैं, टिल्ट एंड शिफ्ट को हम रोक पाते हैं। ये देखिए जैक डाउन मेथड मैंने एक दिखाया आपको, जो थोड़ा सिंपल था। ये जैक डाउन मेथड में हमने लाइनर यूज किए हैं। लाइनर इज नथिंग बट स्टील हॉलो पाइप है जो 8 to 10 mm थिक प्लेट से बनाया गया है, और ये ग्राउंड के अंदर करीब 20 मीटर सिंक किया गया है, इसको एंकर किया गया है, और एज ए कॉलम उसको प्रोजेक्ट किया गया है। इसको हैमर, हाइड्रोलिक हैमर या से इसको हैमरिंग करके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। हमने इस इतने हेवी सिस्टम इसलिए यहाँ पे बनाना हमें पड़ा क्योंकि हमारा वेल भी काफ़ी हेवी है, 123 मीटर स्पैन है, 1400 टन तो सेल्फ वेट है हमारे सुपर स्ट्रक्चर का, फिर सब स्ट्रक्चर का वेट, फिर ट्रैफिक वेट, सिस्मिक लोड, विंड लोड, इतने सारे लोड की वजह से जब स्पैन बड़ा होता है, हाइट अधिक होती है इसकी, तो विंड लोड और सिस्मिक इफेक्ट भी अधिक होता है। तो जिस वजह से हमारा वेल फाउंडेशन हेवी है, और इसके लिए फिर हमें हेवी जैक की आवश्यकता है, इसलिए हमने अरेंजमेंट भी हमें हेवी करना पड़ा। ये देखिए फोटोग्राफ, ये देखिए 1 2 3 4 कॉलम एक गटर को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये 4 कॉलमियाँ और 4 कॉलमियाँ, 3 गटर हम डालेंगे जैसा कि हमने आपको पिछले फोटोग्राफ में दिखाया था। ये 3 गटर हो गए, 1 2 3। इसके नीचे ये जैक लगे हैं, और मैं इसका क्लोजअप फोटो आपको दिखाता हूँ। ये गर्डर्स लगे हैं, ये जैक है। आपको हर गर्डर के नीचे 2-2 जैक लगे हैं, एक इधर एक इसके पीछे। ये दूसरा फोटो दूसरे लोकेशन का, ये तीसरा पिक्चर है तीसरे लोकेशन का, मतलब 3 डिफरेंट गर्डर के नीचे ये इस तरह से गर्डर इन्वर्टेड जैक हमने लगा रखा है। यहाँ पे जैक के थ्रू डायरेक्टली हम स्टेनिंग को पुश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बॉटम प्लग में। बॉटम प्लग क्या होता है? जब हम कर्व कर लिया, हमने पूरी
सिंकिंग कर ली, पूरे स्टेनिंग की कास्टिंग एंड सिंकिंग कर ली, जब हमारा फाउंडेशन और या कटिंग एज फाउंडिंग लेवल तक पहुंच जाता है, तब अब हमारा अगला काम होता है कि इसको प्लेन कंक्रीट पोर करके इसको प्लग कर देते हैं। दिस इज द बॉटम। इसकी हाइट 2 से 3 मीटर, 3.5 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। हमारे केस में, हमारे प्रोजेक्ट में 2.9 मीटर इसकी हाइट है। ये नीचे पैराबोलिक शेप में होता है। ये जस्ट लाइक आप ध्यान देंगे तो बॉटल में कॉर्क की तरह ये फिट होता है, इन्वर्टेड कॉर्क की तरह काम करता है। जस्ट लाइक के बॉटल नेक की तरह है और उसमें फिर हम इन्वर्टेड कॉर्क जैसे फिट करते हैं, उस तरह से वर्क करता है। और ड्यू टू दिस स्लैंट फेस ऑफ द कर्व, ये बिल्कुल उसके अंदर जाकर फिट हो जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, जब हम ऊपर का लोड जो आता है वो वेल कैप के थ्रू फिर स्टेनिंग पे आता है, स्टेनिंग के थ्रू बॉटम प्लग पे आता है, बॉटम प्लग के थ्रू फिर ये ट्रांसफर होता है नीचे के ग्राउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉटम प्लगिंग के बारे में कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें जो मैंने बताई, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये बॉटम प्लगिंग के फोटोग्राफ्स हैं। आप एक ट्रिमी मेथड से हमें बॉटम प्लगिंग कर रहे हैं। बॉटम प्लगिंग जब ट्रिमी मेथड से हम करते हैं तो वैसे तो ट्रिमी मेथड कोई नया नहीं है हमारे लिए, पाइल फाउंडेशन में काफ़ी वर्षों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी ट्रिमी को हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, बट पाइल में ट्रिमी के द्वारा कंक्रीट करना और वेल में बॉटम प्लग के लिए ट्रिमी के द्वारा कंक्रीट करने में थोड़ा फर्क है। वहाँ पर डायमीटर हमारा कंस्टेंट होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंस्टेंट होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है, जिसमें बड़ा इजीली कंक्रीट नीचे के वेस्ट कंक्रीट को पुश करके ऊपर लाता है, जिसे हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। लेकिन वेल में ऐसा नहीं होता। वेल का एरिया काफ़ी बड़ा होता है। जब हम कंक्रीट पोर करते हैं तो ये नीचे से ऊपर की ओर पुश नहीं करता, बल्कि स्प्रेड होता जाता है। इसलिए वेल के केस में 10% एक्स्ट्रा सीमेंट डालना पड़ता है एज पर कोडल प्रोड्यूसर, जहाँ जो कि पाइल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम वेल के केस में वेल कैप जब करते हैं तो ड्यू टू मिक्सिंग एंड कंटामिनेशन ऑफ द सीमेंट स्लरी, हम इसमें 10% एडिशनल सीमेंट डालते हैं। इसके बारे में यदि आपको और अधिक डिटेल जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है बहुत पहले वेल फाउंडेशन के ऊपर, जो थोड़ा अधिक टेक्निकल है। उसमें टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल डिटेलिंग अधिक दी गई हैं। यदि आपको ये ट्रिमी मेथड और इसके बारे में डिफरेंसेस कैसे करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ ट्रिमी होनी चाहिए, कितने स्पेसिंग पर कितने ट्रिमी होनी चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैंने उसमें दे रखी हैं। उसमें कैलकुलेशन भी है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो और आप अधिक डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि डीप वाटर में, हेवी गंगा जैसे रिवर में हम किस तरह से मेगा ब्रिज का वेल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिर्फ वो बताने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बॉटम प्लग की कास्टिंग चल रही है। अब हम आगे चलते हैं। बॉटम प्लग के बाद अब सैंड फिलिंग। जब हम वेल कर्व कर लेते हैं, वेल प्लग कर लेते हैं, वेल प्लग हो जाने के बाद फिर इसके बीच के हॉलो स्पेस को हम सैंड से भरते हैं। सैंड से क्यों भरते हैं? सैंड से हम इसलिए भरते हैं क्योंकि हमें वेल का सेल्फ वेट बढ़ाना होता है। सेल्फ वेट को बढ़ाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से हम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस से बच जाते हैं वेल फाउंडेशन के बेस पे, इसलिए हमें ये बढ़ाना पड़ता है। रीज़न अब मैं एक बात और बता दूँ, सैंड फिलिंग ये जो हम करते हैं इसके अंदर, इसके लिए कोई डिज़ाइन क्राइटेरिया नहीं, हम कोई ये डिज़ाइन बेस्ड नहीं होता है। इट इज़ द प्रैक्टिस। ऐसा करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। डिज़ाइन में इसका कहीं भी कंफ्यूज नहीं। अब आगे चलते हैं टॉप प्लग पे। ये टॉप प्लग क्या है? जहाँ तक सैंड फिलिंग हो जाती है, जनरली सैंड फिलिंग आपको स्कवर डेप्थ तक ही करते हैं। स्कवर डेप्थ के बाद सैंड फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर वहाँ पर प्लगिंग करने के बाद फिर हम वाटर फिल कर देते हैं। बट जहाँ रिवर बहुत डीप नहीं है, जहाँ स्कवरिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, उस केस में, या स्कवर डेप्थ आपको वेल टॉप के बराबर है, इसका मतलब कि बहुत डीप स्कवरिंग नहीं या नहीं के बराबर स्कवरिंग है। बहुत सारे रिवर में होता है स्कवर ज़्यादा नहीं होता। वैसे केस में सैंड को हम टॉप तक भरते हैं, टॉप ऑफ वेल तक, और टॉप प्लग वहाँ पर। लेकिन
गंगा जैसे रिवर ब्रिजेस में, गंगा जैसे नदियों के अंदर जहाँ पर इसका डेप्थ 20, 30, 25 मीटर तक होता है, उस केस में सैंड फिलिंग इसका डेप्थ तक ही करते हैं, जबकि वेल फाउंडेशन उसकी काफी ऊपर तक होता है, 20-25 मीटर ऊपर तक वेल फाउंडेशन होता है। जैसे कि हमारे केस में हम जो वेल बना रहे हैं, उस वेल की पूरी डेप्थ है 65 मीटर। आउट ऑफ 65 मीटर ऊपर से 30 मीटर तक हमारा स्कवर डेप्थ है, वहां तक हम सैंड फिलिंग करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप 30 मीटर तक। उसके बाद उसके ऊपर हम एक इंटरमीडिएट प्लगिंग कर देते हैं प्लेन कंक्रीट का, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर फिलिंग। टॉप प्लग जनरली M15 कंक्रीट से लीनर नहीं होना चाहिए, बट जनरली आज के केस में आजकल हम M20-25 कंक्रीट हम लोग डालते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप प्लग के बाद अब बारी आती है वेल कैप की, जो कि हमारा वेल का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ये आखिरी हिस्सा ये सबसे ऊपर का है। ये इस पर एक्चुअली सारा लोड ट्रांसफर, सुपर स्ट्रक्चर और डेड लोड, लाइव लोड का सारा लोड सबसे पहले वेल कैप पे ही आता है। वेल कैप से फिर स्टेनिंग होते हुए फिर ग्राउंड में ट्रांसफर होता है। इसलिए ये वेल कैप भी एक हेवली रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है, आरसीसी का बना होता है। काफी रेनफोर्समेंट इसमें यूज होते हैं। वेल कैप जनरली हम LW लेवल पे रखते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, जस्ट फॉर आइडिया। ये वेल कैप है, ये स्टेनिंग है, इसमें से फिर रेनफोर्समेंट निकल के पियर में जाता है। ये पियर कैप है, इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है। इसका दूसरा व्यू फ्रॉम अदर डायरेक्शन। ये देखिए वेल कैप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा वेल टॉप में पूरा वाटर फिलिंग है। वाटर फिलिंग होने की वजह से अब जो वेल कैप हमें यहाँ करना है, उस वेल कैप के लिए कोई बेस सपोर्ट नहीं है। सपोज यहाँ तक सैंड फिलिंग होता, टॉप लग यहाँ होता, हुआ रहता प्लेन कंक्रीट का, तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं। लेकिन हमारे केस में चूंकि यहाँ पे टॉप तक वाटर की फिलिंग है, तो हमें क्या करना होता है कि टेम्पररी ये इस तरह का बीम डाल के फिर बीम पे स्लैब का सपोर्ट करते हैं, सो दैट हमें यहाँ पर रेनफोर्समेंट बांधने और कंक्रीटिंग करने के लिए सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये अब ये निकलने वाला नहीं है, ये टेम्पररी जरूर है, बट इट इज अ सैक्रिफिशियल टाइप। हम इसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये सैक्रिफिशियल शटर सिस्टम है। ये देखिए सारे स्लैब लग जाने पर कितना स्मूथ, बढ़िया, परफेक्ट प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन बन गया। अब इसके ऊपर हम रेनफोर्समेंट फिक्स करना शुरू कर दिए। ये बॉटम मेश लग गया, पूरा कंप्लीट हो गया। बॉटम मेश के बाद ये टॉप मेश भी लग गया, और ये हमारा वर्टिकल रेनफोर्समेंट और पियर भी यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया। ये वेल कैप काफ़ी आप देखेंगे ये नीचे काफ़ी गहराई में है। एक्चुअली ग्राउंड लेवल काफ़ी ऊपर है, और ग्राउंड लेवल से करीब 10 मीटर नीचे ही हमारा वेल कैप है। और दिस इज नॉट स्टेनिंग। एक वेल कैप के ऊपर ये जो आप वाल देख रहे हैं, दिस इज ओनली ए फॉल्स वाल, सो दैट कि अर्थ अंदर ना गिरे, उसके लिए ये वेल कैप के साथ ही कनेक्टेड है, उसको फ्लश करता हुआ ऊपर जा रहा है। देखिए वेल कैप की कास्टिंग। अब मैं एक चीज़ आपको एक इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ कि एक तो हमने आपको बता दिया कि यदि ग्राउंड ड्राई एरिया है शोर पे, तो वेल फाउंडेशन पर हम इसलिए कर लेते हैं, ग्राउंड पे स्लीपर रखते हैं, स्लीपर पर कटिंग ये सारा सेटअप रखते हैं, रख करके जैसा मैंने आपको पहले दिया बड़ा इजीली काम कर लेते हैं। या यदि इवन आपका डेप्थ ऑफ वाटर रिवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 मीटर 4 मीटर है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक लोकली आइलैंड बना लेते हैं मिट्टी भर करके, या सीट पाइलिंग करके हम उसके अंदर मिट्टी फिल करके फिर आराम से आइलैंड बना के फिर वहाँ पर एज इट इज जैसे ड्राई में काम करते हैं वहाँ कर लेते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब हमारा डेप्थ ऑफ वाटर काफी अधिक है, जैसे हमारे केस में व्हेन इट इज मोर देन 9 मीटर टू 12 मीटर 15 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर है, उस केस में हम क्या करें? उस केस में हम तो आइलैंड बना नहीं सकते। यदि आइलैंड बनाते भी हैं तो इतना अधिक हेवी फिलिंग करना पड़ेगा, जिससे क्वांटिटी ऑफ फिलिंग काफी अधिक होगी। और दूसरी बात कि जहां मैं काम कर रहा हूँ, जिस रिवर में, जिस लोकेशन पे, वो एक नेविगेशनल चैनल है, जहां पे डेली कोई ना कोई क्रूज आता है, टूरिस्ट क्रूज भी आते हैं और ट्रांसपोर्ट क्रूज भी आते हैं। तो इस नेविगेशनल चैनल को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि नेविगेशनल चैनल तो जहाँ हेवी ड्राफ्ट होगा, हेवली डेप्थ ऑफ वाटर होगा, वहीं पे होगा, और उस चैनल को आप ब्लॉक नहीं कर सकते।
तो ऐसे कैसे फिर हम क्या करते हैं कि कैसन यानी फ्लोटिंग वेल हम शोर पे पहले बना लेते हैं, बना करके फिर उसको फ्लोट करके लोकेशन पे ले जाते हैं, फिर कंप्लीट करके उसे धीरे धीरे सिंक करते हैं। ये उसी की तैयारी है। ये वेल हमारे बाकी वेल से कोई भी अलग नहीं है, वही वेल है, वही रेनफोर्समेंट, एवरीथिंग इज द सेम। ओनली कैशन के लिए या फ्लोटिंग कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम पे परमानेंट प्लेट वेल्ड कर देते हैं बिल्कुल वाटर टाइट, और फिर इसको फ्लोट करके अपनी लोकेशन पर ले जाते हैं। ये देखिए ये फ्रेम बन रहा है। फ्रेम बनने के बाद ये स्टील प्लेट बाहर से और अंदर से भी स्टील प्लेट हमने वेल्ड कर दिया, परमानेंटली वेल्ड कर दिया। बिल्कुल ये लीक प्रूफ होना चाहिए, यदि लीक प्रूफ नहीं होगा तो सिंक करने लगेगा। जैसे आप नाव पे जा रहे हैं उसमें एक भी छेद हो गया, किसी बोट पे जा रहे हैं छेद हो गया तो नेचुरली वो सिंक कर जाएगा। तो इसलिए हम पहले पानी में इसको उतारने से पहले इसकी वाटर टाइटनेस को पहले चेक कर लेते हैं। जब ये बिल्कुल फिट दिखता है तब हम इसे पानी में उतारते हैं। हमारे केस में हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जो ब्रिज है वहाँ पे 5 ऐसे लोकेशन थे वेल के जो डीप वाटर में थे, तो उनके लिए हमने 5 कैसन बनाए थे, फ्लोटिंग कैसन। एक ये हो गया, 2 3 4 एक और है। तो एज पे हम शोर पे ये तैयारी कर लेते हैं, जबकि ये देखिए अपने फाइनल पोजीशन पर ये ऑलरेडी नॉर्मल ड्राई कंडीशन का वेल है, यहाँ सिंपल है, उसके बदल में हम कैसन बना रहे हैं जिसको फ्लोट करके ले जाएंगे। ये देखिए सारे डिफरेंट स्टेजेस में हैं कैसन। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको कैसे हम कैसन को फ्लोट करके ले जाते हैं नदी में। अब देखिए ये कैसन अपने लोकेशन पे आ गया, फ्लोट करके हम अपनी लोकेशन पे लाए हैं। अभी ये फ्लोटिंग कंडीशन में है। अब जो बाकी कुछ काम बचे रह जाते हैं फिर हम यहाँ फाइनल करते हैं, वहाँ पे कुछ इनिशियल काम करके लाते हैं, फिर बाकी की प्लेट वेल्डिंग वगैरह जो काम बचे रह गए उसको हम यहाँ वेल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फाइनल लोकेशन पे कैसन को रखा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ये बोयाज हैं जिससे एंकर कर रखा है हम लोगों ने वेल को, और फिर इस बोयास को नीचे एंकर बेड के अंदर रिवर बेड में किया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैसन को अपने लोकेशन पे लाके कोऑर्डिनेट टोटल स्टेशन से कोऑर्डिनेट फिक्स करके ऑलमोस्ट मोस्ट प्रिसाइज लोकेशन पे इसको रखते हैं, फिर बोया से एंकर करके इसको अपने लोकेशन पे बांध के रखते हैं, और उसके बाद इसकी फिर कास्टिंग हम शुरू करते हैं। जब हम इसकी कास्टिंग करते हैं तो ये सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट से फिर ये सिंक होना शुरू होता है पानी के अंदर। जब पानी में कुछ 2 या 3 मीटर सिंक करेगा तो फिर इसके ऊपर हम प्लेट की वेल्डिंग करते हैं, फिर कंक्रीटिंग करते हैं, और इस तरह के प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक कि हमारा कटिंग एज रिवर बेड को टच न कर जाए। एक बार रिवर बेड में टच कर जाने के बाद फिर इसका जो सिंकिंग कास्टिंग एंड सिंकिंग प्रोसेस है सेम उसी तरीके से चलता है जैसे हम ड्राई वेल के लिए करते हैं, वही मेथोडोलॉजी फिर हमारे लिए ये वेल एज ए ड्राई वेल हो जाता है। फिर उसी तरह से हम इसमें ये देखिए कैसे हैं डिफरेंट लोकेशन। देखिए हमने ये इस तरह से एंकर करके रखा हुआ है, बोया से एंकर कर रखा, और ये बोया फिर नीचे एंकर से के साथ एंकर है, बॉटम एंकर के साथ रिवर बेड। ये इसको चारों तरफ से इसको टाइट करके रखते हैं सो दैट ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, कहीं फ्लोइंग वाटर में है कहीं और ये फ्लोटिंग कंडीशन में है। यदि हम ना बांध के रखें इसे तो अपने पोजीशन से खिसक जाएगा। फिर ये इसकी कास्टिंग हो रही है।
रिवर बेड के अंदर हम कैसे कास्टिंग करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।